हूँ झांसी गुप्ता। आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। वक्त हो चला है देश भर की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। वाराणसी लंका थाना पुलिस ने डाफी टोल प्लाजा के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए वध के लिए जा रहे डीसीएम वाहन से 16 गौवंश बरामद किए हैं। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर वाहन कब्जे में ले लिया है। लंका थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा, रमना चौकी प्रभारी पवन पांडे और उनकी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर इस तस्करी का खुलासा किया। ये पूछताछ में भी प्रारंभिक ये प्रकाश में आया ये प्रतापगढ़ से चले थे गोवंश लेके, जो 16 राशि गोवंश थे और इन्हें छत्तीसगढ़ ले जा रहे थे। वहाँ के एक इसमें रहने वाला भी है और वहीं से फिर ये इसको संभवतः करते थे सप्लाई। पूरे ट्रेल की जांच की जा रही है अभी और विवेचना भी शुरू हुई है और इसमें सभी का सीडीआर आदि एनालिसिस किया जाएगा और आगे जो फैक्ट आएंगे उस आधार पर आगे भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। कुल 16 राशि गोवंश मिले हैं इसमें। प्रतापगढ़ से छत्तीसगढ़ का सफर लंबा, इतने बॉर्डर कैसे ले जाते थे? क्या स्टेट टाइम का ले जाने? नहीं, इसमें कुछ दुधारू भी हैं। हालांकि ये प्रारंभिक रूप से इन्होंने ये कहा कि ये दुधारू हैं और हम इसे ले जा रहे हैं। ये मूल रूप से इधर के रहने वाले इसमें भी हैं और छत्तीसगढ़ के भी हैं। तो ये चीज़ अभी प्रारंभिक रूप में ये प्रकाश में आई थी कि यहाँ से कलेक्ट करके ले जा रहे थे और वहीं से फिर इसको आगे सप्लाई करते थे। ये पूरे तथ्यों की जाँच की जा रही है इसमें, किस प्रकार से काम करते थे। अभी आपराधिक इतिहास इनका नहीं मिला है, जाँच की जा रही है। अगर मिलता है तो उसके आधार पर भी बाकी जो अन्य एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो भी ये तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई। गौवंशों का करते क्या थे? जैसे अधिकतर देखा जाता तो मेले में बेचते थे, वहाँ से बंगाल से गो तस्करी का ही है कि यहाँ से कलेक्ट करके इकट्ठा ये ले जाते थे। छत्तीसगढ़ में इनका कोई स्थान है। अब सब चीज़ों को विवेचना में आगे देखा जाएगा कहाँ ले जाते थे और किस तरीके से करते थे। प्रारंभिक रूप से ये प्रकाश में आया कि ये गो तस्करी करते थे और यहाँ से कलेक्ट करके छत्तीसगढ़ ले जा रहे थे। पकड़ाए हैं सर, क्या ये काम करते थे भाड़े पे कि खुद का काम करते थे? इसमें कुछ जो एक मेन आदमी है वो भी है कि जो जिसके माध्यम से काम हो रहा था। अन्य वर्कर भी उसके हैं। एक जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर हायर किया था इन्होंने, 1-2 वर्कर को हायर किया था इन्होंने। सब चीज़ की जांच की जा रही कि कौन कब से जुड़ा था। अभी तो जो इन्होंने बताया है पूछताछ में वो फैक्ट हैं। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे कि कितनी चीज़ें सही हैं और जो चीज़ें और प्रकाश में आएंगी उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, बहुत पढ़े लिखे नहीं है कोई इसमें और बेसिकली ये डेली वेजेज वाले थे। कोई अपना अलग अलग किन्हीं माध्यमों से कोई ड्राइवर के रूप में यहाँ जुड़ गया था, कोई वर्कर के रूप में जुड़ा था और ये अभी काम शुरू कर रहे थे। अभी पहली घटना ये प्रकाश में आई है। सावन से पहले काशी में जूना अखाड़े की अहम बैठक हुई, जिसमें हरिद्वार, अर्धकुंभ और नासिक सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने संत समाज से धर्म, सेवा, शिक्षा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित रहने का आह्वान किया। बैठक में हरिद्वार, अर्धकुंभ और सिंहस्थ की तैयारियों के साथ ही भारतीय विद्यालय की नई प्रबंध समिति का भी सर्वसम्मति से गठन किया गया। राम मंदिर गबन मामले में धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने सीओ सिटी श्री यश त्रिपाठी को कथित साक्ष्य सौंपे और एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर नए ट्रस्ट के गठन और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं संतोष दुबे ने ट्रस्ट पर भरोसा खत्म होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद जताई। राम मंदिर दान गबन मामले में अधिवक्ता संघ का विरोध तेज हो गया है। वकीलों ने प्रदर्शन कर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने कहा कि 15 दिन पहले तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो श्री राम जन्मभूमि थाने का घेराव किया जाएगा। वहीं अधिवक्ता संघ ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज होगा। संघ पहले ही इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों की पैरवी से इनकार कर चुका है। रोहतास के अमझोर थाना क्षेत्र के केरपा गांव में 4 किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी पुरानी रंजिश में उनके धान के बिचड़े में जहरीली दवाई मिलाकर उसे बर्बाद कर दिया गया। वहीं किसानों ने 5 लोगों को नामजद करते हुए अमझोर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई और आर्थिक मुआवजे की मांग की है। फिलहाल मामला किसानों के आरोपों पर आधारित है। पुलिस शिकायत की जाँच कर रही है और आरोपित पक्ष का बयान अभी सामने नहीं आया है। धान का बिजड़ा जला हुआ है, उसको लेकर अंचल थाना में आपने आवेदन भी दिया है आप लोगों के द्वारा। क्या है पूरा मामला? ये मामला देखिए, मेरी दादी का ज़मीन था
तो वो ज़मीन फर्जी के वाला से लिखवा लिया। उसी को लेके ये विवाद चला आ रहा है करीब 1 साल से। जो गुड्डू मुखिया और बिल्लू सलामत इन लोगों ने ये सब जहर डाला है दियाड़ा में। अच्छा, जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के भीतर छिड़ी जुबानी जंग में आज समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी अंदरूनी रूप से बीजेपी से मिली हुई लगती है। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ होने के कारण ही कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही, वरना राहुल गांधी ये भी नहीं जीत पा रहे थे। इसमें तो मैं यही कहूंगा, कांग्रेस भी लगता है भाजपा से मिली हुई है। ये हर कोई जानता है। इससे पहले इनके कितने विधायक थे और कितने सांसद थे, राहुल जी भी नहीं जीत पाए थे। अखिलेश जी का साथ रहा, अखिलेश जी के साथ प्रदेश की जनता है और इसी के कारण जो है कांग्रेस की भी 6 सीटें निकल आई हैं। और ये लोग ऐसे बोल करके गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग हर हालत में सरकार बनाएंगे। हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। यूपी राजभर का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीटीए का असली मतलब है पीट देगा अल्पसंख्यक। अब ये तो सब देखिए, वो खुद जो है उनका तो हर कोई बयान ऐसे विवादास्पद, आपने पहले कहा विवादास्पद, वो विवादास्पद आदमी ही है। इसीलिए जो है कभी यहाँ कभी वहाँ कुछ भी, ये लोग जो है भोंपू हैं, जो बोलने को कहा जाता है वो बोल देते हैं। वो जो है समाज के या पीडीए के कतई शुभचिंतक नहीं है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े समाज के लोग भी पीड़ित हैं। तो सबके लिए जो है जो काम करे वो है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव से अच्छा इस समय प्रदेश में तो कोई नेता नहीं है, इतना विद्वान, पढ़ा लिखा और अच्छी सोच रखने वाला। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह जल्द ही हवा में उड़ने वाली बस भी देश में लाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी उनकी पहल पर ही शुरू किया गया था और जो वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि उन्होंने राजनीति में कभी झूठे आश्वासन नहीं दिए और भविष्य की आधुनिक परिवहन व्यवस्था पर सरकार लगातार काम कर रही है। मैं अभी बहुत नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में लागू किए गए E20 पेट्रोल के खिलाफ स्टॉप E20 पेट्रोल नाम से एक देशव्यापी ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान शुरू किया है। इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है और मांग की है कि पेट्रोल पर जनता को 100% शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प दिया जाए तथा कम माइलेज के कारण E20 पेट्रोल के दाम घटाए जाए। परसों में सर्विस स्टेशन गया था, पेट्रोल पंप गया था, लोगों से बात की थी, आप लोगों ने देखा उसको। तो एक तो मैं आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे लीडर्स को ये अपील करना चाहूँगा, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, सभी लोगों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे ना हों, जो लोग इस मुद्दे से दुखी हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने वीडियो बना के डालें, भर दें सारे सोशल मीडिया को। बिकॉज ये सरकार सुनने वाली नहीं है, इतनी आसानी से ये सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन इस सरकार अगर सारी ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, दूसरों के वीडियो बनाएं, अपने वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के सोशल मीडिया को भर दें इस E20 वाले मुद्दे के ऊपर।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र में सोमवार रात नशे में धुत सिपाही संजीव तोमर ने कार से 2 लोगों को कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं हादसे में कार का टायर निकलने के बावजूद आरोपी सिपाही बिना टायर के ही रिम के सहारे गाड़ी को हाईवे पर दौड़ाता रहा। आक्रोशित भीड़ ने पीछा करके आरोपी को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र में चल रही लाडली बहन योजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले माताओं बहनों को हर महीने 1,500 रुपए देने और चुनाव के बाद इसे बढ़ाकर 2,100 रुपए करने का लालच देकर वोट बटोरे गए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी के नाम पर लाखों महिलाओं के नाम लिस्ट से काट दिए गए। लोढ़े ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्होंने सत्ता के लिए भगवान को धोखा दिया, उन्होंने ही अब हमारी माताओं बहनों के साथ भी छल किया है। कभी कभी कैग का रिपोर्ट भी आजकल खबर बन जाता है। 2024 के बाद थोड़ी सी स्थितियां परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही है। वजह भी है क्योंकि देश की जनता को, खासकर हमारी माता बहनों को, महिलाओं को ये पता चल गया है कि जिन्होंने भगवान को धोखा दिया है उन्होंने बहनों को भी धोखा दिया है। ये लाडली बहन कहते कहते प्रभु रामचंद्र जी का बटवा जैसा चढ़ावा चुरा लिया, वैसा लाडली बहनों को भी उनके हक से उन्हें बेदखल कर दिया। जो रिसेंट रिपोर्ट आया है वो मेरे हिसाब से तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। चुनाव आया, लाडली बहना की योजना इन्होंने लाई। हमारे यहां उसको मराठी में लाड़की बहन बोलते हैं, लाड़की बहन। और सबसे अहम बात, जब योजना लाई तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए और कुछ चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली करने के लिए इन्होंने चुनाव 1 महीने से आगे कर दिया। अक्टूबर का चुनाव जो है वो नवंबर में कर दिया और फिर जून में ये योजना जो है इन्होंने घोषित कर दी। तब भी इनको पता था कि अपने पास पैसा नहीं है। वित्तीय अवस्था कितनी खराब कर दी थी महाराष्ट्र की, और आज भी इतनी खराब है। उसके बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री अजित दादा पवार और उनका जो महकमा है, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, उन्होंने भी हिदायत दी थी कि महाराष्ट्र की वित्तीय अवस्था ऐसी नहीं है कि 44,000 करोड़ का बोझा हम सहन कर पाए। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले